हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर गुड। आज हम फिजिक्स का जो 22 का जो एग्ज़ाम हुआ है नीट का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें फिजिक्स के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी एग्ज़ाम लेवल इज़ वेरी इजी। जो आपको ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में जो डिस्कशन किया है, इवन आपका बोर्ड्स जो एग्ज़ाम है नॉर्मल क्लासरूम में है, वहाँ पे जो डिस्कशन किया है उसी में से सिलेबस जो है क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। अगर हम बात करें इसमें जो पोर्शन है 1 और 2 का रेशो की, तो 1 और 2 का रेशो जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली +2 क्लास से आपका अप्रोक्सीमेटली 60% जो है वो पोर्शन कवर हो रहा है। +1 क्लास से आपका जो पोर्शन कवर हो रहा है इस एग्ज़ाम में वो 40% हो रहा है। और जैसा कि पिछली बार लास्ट ईयर जो 21 का जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4 to 5 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका एग्ज़ाम था। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन क्वेश्चंस आए हुए थे वो आपका ऑप्टिक्स से आए हुए थे। ऑप्टिक्स से आपके 4 क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी अब की बार कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे और इलेक्ट्रिसिटी से आते भी हैं आपके नीट में ज़्यादा आते हैं और जेई में थोड़ा सा कम आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी आपके 4 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। तो अकॉर्डिंग टू मी एग्ज़ाम काफ़ी इजी था। तो हम इस सॉल्यूशंस को हम डिस्कशन करते हैं। ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन। एज आई टोल्ड इन ऑफलाइन क्लास, टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो कंडक्टर के बारे में पूछा गया है इसने, ठीक है। और दूसरा बात कर रहा है सेमीकंडक्टर, सभी ऑप्शंस में। तो जैसा कि क्लासेस में मैंने आपको बताया गया है ऑफलाइन क्लासेस में, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो आपका कंडक्टर के केस में ऐसा रहता है, सेमीकंडक्टर के केस में आपका अपोजिट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सुपर कंडक्टर का एग्जांपल ले लीजिए। सुपर कंडक्टर में हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर में हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर नहीं, मैं सुपर कंडक्टर बोल रहा हूँ। सुपर कंडक्टर में हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को काफ़ी कम करते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस है वो जो नेग्लेजिबल हो जाए, ठीक है, कंडक्टर के केस में। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा जब आपका टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे। ये कंडक्टर के केस में होता है। और सेमीकंडक्टर के केस में जो है इसका अपोजिट होता है। ये ऑलरेडी हम क्लास में जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसमें आपको बताना है कि रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और आपका डिक्रीज विद सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। यानी आपका जो रुकावट है, जो चार्ज के फ्लो का जो अपोजिशन है, वो आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आया हुआ है, नॉर्मल लेवल से भी कर सकते हैं जैसा मैंने क्लास में करवाया हुआ है। सॉल्यूशंस इसके काफ़ी मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक पे फोकस करना है। बेसिक पे फोकस करूँ, हैज़ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम, द करंट डेंसिटी जे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जे फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें गिवन है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी वाला जो है फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, J इज इक्वल टू आपका कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन होता है। जिन बच्चों को ये रिलेशन याद नहीं है वो ड्राइव कर सकते हैं इस रिलेशन को। वैसे यहाँ से हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन जिनको बेसिक क्लियर है वो ये क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो गिवन चीज़ें हैं मैं उनको पहले मेंशन कर देता हूँ। लेंथ हमारे पास क्या है वायर की, वो 10 मीटर गिवन है, ठीक है, 10 मीटर। रेडियस जो है वो हमारे पास गिवन है, रेडियस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, ये वायर है और इसमें जो ये रेडियस है सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इसकी आर जो गिवन है वो हमारे पास 10⁻⁻² डिवाइड बाय आपका √π, ये वैल्यू गिवन है। तो बेसिकली एल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इससे रेजिस्टेंस भी इसमें गिवन है। तो रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो फॉर्मूला लग सकता है
वो हमारे पास R इज इक्वल टू ρLA वाला लग सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है, इवन ये सभी बच्चों को याद होता है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के बच्चों को भी पता होता है, लेकिन इनको ये भी नहीं पता, तो फिर बेसिकली हम क्या करेंगे, एन आई इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट वाला रिलेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों ने किया हुआ है, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। हमारे पास NEA और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, E टाउ बाय M। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो करंट डेंसिटी बनाना है हमें। ठीक है, तो इस A को डिवाइड में ले आएंगे, A यहाँ पे आ गया हमारे पास NE², और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, टाउ। ठीक है, और डिवाइड बाय M। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू बची है, और इसके बाद NE² आपका कवर हो चुका है। यहाँ पे बचता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, और आपको पता है रो की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू MNE² बाय टाउ ये है। ठीक है, और यहाँ पे इसका अपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा। इसको मैं J लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ J। ठीक है, इस टर्म को लिख सकता हूँ मैं J, इस टर्म को J लिख सकते हैं हम। ठीक है, करंट डेंसिटी, और ये हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें लिखना है। तो J इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/ρ, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आपको रो कैलकुलेट करना है, रो कैलकुलेट करना है, तभी हमारे पास ये निकलेगा, क्योंकि ये गिवन है, और ये पोर्शन अगर आपको पता लग जाए तो हमारे पास ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए रो का कैसे कैलकुलेट करें, हम इसी फॉर्मूले पे आएंगे। इसी फॉर्मूले पे आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रो की इक्वल वैल्यू आएगी R इंटू A डिवाइड बाय L। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, रो इज इक्वल टू R कितना हमारे पास 10 ओम है। एरिया, एरिया हमारे पास कितना गिवन है, देखिए यहाँ से आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया क्या आएगा, πr², और हमारे पास पाई R का स्क्वायर, मतलब इस टर्म का स्क्वायर, इसको आप स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना है 10⁻⁻⁴, और आपका रूट से रूट कैंसिल, यानी पाई यहाँ पे आ जाएगा। और इसको हम देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाइनली, वो पाई से पाई कैंसिल, यानी एरिया इज इक्वल टू आपका 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आप कहाँ पुट करने वाले हो, यहाँ पे पुट करोगे एक ही वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 10⁻⁻⁴ इज इक्वल डिवाइड बाय L। लेंथ कितना हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 से आपका जो है वो 10 कैंसल, रो की वैल्यू क्या आ गई है, रो की वैल्यू 10⁻⁴ आ चुकी है। अब यही रो की वैल्यू आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, J इज इक्वल टू 1/ρ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। J इज इक्वल टू 1/ρ, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁴ आपका 4 आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास 10 आंसर आ गया, हमारे पास 10⁻⁵ ये हमारे पास आंसर है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस में टाइम इसलिए आपका लगा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको करवाया, अदरवाइज तो जे आपका रो इस फॉर्मूले में से डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, ये कैसे आया, एक दो बार ड्राइव करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा, ये बोर्ड लेवल की चीज़ें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, जैसे कि R1 आपका 100 ओम, अनदर वन है 200 ओम, कनेक्टेड इन पैरेलल्स। यानी हम बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से रजिस्टर्स हैं, पैरेलल से आपका। ठीक है, इसमें हम बात करें, ये हमारे पास 100 ओम हो गया, और ये हमारे पास 200 ओम हो गया। ठीक है, क्लियर है, कनेक्टेड इन पैरेलल। द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप इन, यानी हीट डेवलप इन 100 ओम टू द हीट डेवलप इन 200 ओम, ये रेशियो निकालना है हमें। तो हीट का मतलब थर्मल एनर्जी, मतलब मैं बात कर लेता हूँ हीट की। तो हीट कितना डेवलप होगा,
हीट के बारे में अगर हम बात करें तो हीट का फॉर्मूला हमारे पास 10th क्लास में आप ऑलरेडी डिस्कस करते हो। इसमें H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, सभी बच्चों को एक फॉर्मूला रिमेंबर है। लेकिन यहाँ से करंट अगर जा रहा है तो पॉइंट इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में क्या सेम है? वोल्टेज सेम है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, करंट आपका डिवाइड हो रहा है, तो करंट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, हम V की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया V बाय आर। बिल्कुल बेसिक से, 10th क्लास के वाले बेसिक से। आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, ये आपको एहसास ही नहीं होगा। तो देखिए I की वैल्यू पुट कीजिए, तो V स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, ये हमारे पास R से R कैंसिल, ये हमारे पास R, यानी H इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास R T। ठीक है, तो ये वैल्यू हम देखेंगे। इन वैल्यूज़ को इस रेशियो में हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है, देखिए बिल्कुल बेसिक से, वीडियो लेंथी जरूर हुआ है लेकिन बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। जो आपका ये क्वेश्चन 10th लेवल का क्वेश्चन मानता हूँ मैं, 2 लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, नीट तो बहुत दूर की बात है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? H आपका 100, इसकी वैल्यू क्या आएगी? H 100 की वैल्यू, देखिए वोल्टेज दोनों में सेम है तो V सेम होगा। ठीक है, तो V को हम क्या लिख देते हैं? V ही रहने देते हैं, V स्क्वायर T डिवाइड बाय आपका R आएगा। रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है। ठीक है, डिवाइड बाय हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, डिवाइड बाय वो जो हम करने वाले हैं वो ये करेंगे, H इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है आ गया, कलर चेंज हो गया। H इज इक्वल टू 200। ठीक है, 200 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? V स्क्वायर T डिवाइड बाय R ऊपर चला जाएगा, यानी 200। ठीक है, V स्क्वायर T से V स्क्वायर T कैंसिल, क्या आ गया आपका? ठीक है, ये यानी आपका H 100 डिवाइड बाय H 200 इज इक्वल टू, रेशियो आ गया आपका 2:1। इससे इजी क्वेश्चंस नहीं हो सकता। ऑप्शन रहेगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है आपका। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका डिटरमाइन द वैल्यू द अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपका बैलेंसिंग क्या करना होता है। आपको क्रॉस नहीं करना होता, क्रॉस ये नहीं करना होता। ठीक है, तो आपको क्या कर सकते हो? आप P डिवाइड बाय Q कर सकते हो, मतलब आपका ये आपका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप? X डिवाइड बाय Y कर सकते हो। दूसरा आपका क्या कर सकते हो आप? आपका P डिवाइड बाय आप X कर सकते हो और Q डिवाइड बाय Y कर सकते हो, जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो जा रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा? एडजस्टिंग द वैल्यू वेरिएबल Y को, यानी ये वाला रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर रहे हो आप, इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज। द मोस्ट प्रीसियस मेजरमेंट, प्रीसियस का मतलब एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, यानी बड़े रजिस्टर आप नहीं ले सकते, इसमें सबसे बड़ी बात ये है। तो देन रेजिस्टेंस P एंड Q डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, बिल्कुल प्ले करते हैं, क्योंकि P एंड Q का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो तो इसका रहेगा, क्योंकि इसमें आप Y में आप चेंज कर रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग X में चेंज होगा, लेकिन रेशियो वही रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए P बाय Q की। ठीक है, शुड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2x, इसका कोई इशू नहीं है। शुड भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे तो बिल्कुल प्रीसियसली मेजर करेंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो मेजर करेगा बिल्कुल ये, लेकिन प्रीसियसली मेजर नहीं करेगा, तो आपका इक्वल और काफ़ी स्मॉल हो। ठीक है, बाकी और ऑप्शंस करेक्ट नज़र नहीं आ रहे तो हम ऑप्शन थर्ड पे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ था, ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको करवा रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस आया हुआ है, कितना इजी क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चंस नीट में आए रहे हैं। यानी -Q एंड +Q, ये क्या बन गया? ये बन गया डायपोल। ये क्या बन गया? डायपोल बन गया। अब ये डायपोल है और डिस्टेंस L है। ठीक है, तो मतलब इस L को आप 2a लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। डिस्टेंस, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, R आपका इस तरफ हो सकता है, इससे इस तरफ हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन पे हो सकता है, एक्सियल लाइन पे हो सकता है। तो जनरली आपको रैंडम पॉइंट पे नहीं पता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे आपको फॉर्मूला है 2kP डिवाइड बाय R क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्वेटोरियल लाइन पे आपको पता है
के पी डिवाइड बाय आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, कैपिटल आर है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन एल है, तो इस लाइन से बाहर ही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसमें राइट डाउन कर सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू है वो हमारे पास जो रह सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आपका 1/r³ के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, यहाँ पे आर स्मॉल नहीं है, यहाँ पे कैपिटल है, तो इसका ऑप्शन थर्ड रहेगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इवन न्यूमेरिकल्स भी नहीं दिया हुआ, बस सीधा आपका किसके प्रोपोर्शन में रहता है ये पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी का दे रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स का गिवन है। तो आपका इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले जी का कैलकुलेट करें। देखो पोटेंशियल एनर्जी में भी जी का फॉर्मूला आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी आएगा, इंटेंसिटी में भी आएगा। तो इंटेंसिटी का देख लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटेंसिटी जो होती है वो आपका फोर्स पर यूनिट मास होती है, फोर्स पर यूनिट मास होता है। तो फोर्स का हमारे पास m1 L1 T-2 ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय m है, m से m कैंसिल हो गया, L1 और T-2। ठीक है, ग्रेविटेशनल D में ये वाली टर्म कहाँ पे है, L-2 ये वाली टर्म है, यानी D में थर्ड कहाँ है, D में थर्ड तीनों में है, तो लेकिन ये टर्म तो एलिमिनेट होगी। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकालना ज़रूरी है। कैसे निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, F = Gm1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हमें इसका फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो इसकी यूनिट बना लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, G = F r² डिवाइड बाय m1 × m2। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, फोर्स का लिख सकते हैं, फोर्स का लिखेंगे हम, फोर्स का हमने लिख दिया, राइट डाउन कर लीजिए फोर्स का m1 L1 T-2 r², ये क्या आ जाएगा L⁻², यहाँ पे क्या आ जाएगा m⁻²। ठीक है, क्या फॉर्मूला आ गया है देख लेते हैं, इसको ड्राइव करके क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास। देखिए m का नीचे 2 है, ये ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा m⁻⁻1 एंड l की पावर देखिए 2 और ये 3, l माइनस नहीं सॉरी प्लस का 3 आएगा एंड t-2, यानी m-1 l की पावर 3 और t की पावर -2 कहाँ पे है ये हमारे पास, यानी a का ये आएगा, a का सेकंड हो तो ये एलिमिनेट हो गया, a का सेकंड इस केस में भी है, इस केस में भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का ये हो चुका है, ये मैच हो चुके हैं, फिर भी 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं। ठीक है, तो इन 2 में से ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको चेक करने पड़ेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वैसे माइनस होता है, Gm/r होता है। ठीक है, तो G का वैल्यू हमें अभी पता है, अभी कैलकुलेट किया है, -1 L3 T-2, G का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, m1 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या है आपका r है, यानी l की पावर 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, m0 आएगा, L3 और L3 नहीं आएगा, L एक ऊपर चला जाएगा तो L की पावर 2 हो जाएगी, 2। ठीक है, और T की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो ये वैल्यू आई है, किसकी आई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की। तो आपका ये ऑप्शन, यानी इन दोनों में से बी आपका सी का फर्स्ट, यानी ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन रहेगा। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का निकालना हो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो -Gm/r आता है, मतलब 1m मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 1m और आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यानी बी का जो पोर्शन है वो ये हो जाएगा इसमें, और इसमें हमारे पास ये आपका रहेगा। ठीक है, तो सी आंसर इसका जो है वो रहने वाला है। बड़ा ही इजी पोर्शन है,
डायमेंशन फॉर्मूला से भी आपके जो यूनिट एंड डायमेंशन है उससे भी 3 या 4 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो मेजोरिटी ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए स्फेरिकल बॉल है ड्रॉप्ड फ्रॉम एक लॉन्ग कॉलम्स हाई विस्कस फ्लूइड। देखिए यहाँ पे ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है इस तरह का कंटेनर ले लेते हैं, ये कॉलम बताया गया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारे पास एक लिक्विड है, हाई विस्कस फ्लूइड है, हाई विस्कस फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है। इस हाई विस्कस फ्लूइड में, ठीक है, क्या होता है, स्टोक्स लॉ बताया था कि हमारे पास जो उसकी जो विस्कस फोर्स कितना लगता है 6 पाई ईटा आरवी, 6 पाई ईटा आरवी लगता है। और यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करोगे आप, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करोगे तो देखिए फ्री फॉल में क्या होता है आपका जी आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। 10 ले सकते हैं हम 9.8, ठीक है। तो जी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही ये इसके अंदर यहाँ पे आएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज स्टार्ट होना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है विस्कस फोर्स, इधर से विस्कस फोर्स लगेगा, इस तरफ से विस्कस फोर्स लगेगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो कोई भी जैसे कि एक वाटर कोई मतलब आप कह सकते हो कि एक पॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें पत्थर आप कितना जोर से डालोगे, ठीक है, तो ऊपर से आपका काफ़ी हाई वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें डिप करेगा, डिप करने के बाद आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल आराम से जा रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये स्टोक्स लॉ में आपका इजीली एक्सप्लेन्ड है। तो सडनली क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और सर्टेन टाइम के बाद इसमें यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसमें देखिए सी वाले में इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, गलत है, ठीक है, ये भी आपका डिक्रीज हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हर टाइम वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, नहीं, विस्कस फ्लूइड में डूबने के बाद, इमर्ज होने के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब आपका ये एक बार वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है, फ्री फॉल है, ये यहाँ से यहाँ तक के मोशन की बात हो रही है, और फिर क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है, टाइम आपका बढ़ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के ये ग्राफ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मोशन है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो क्लियर है, इसमें हमारे पास जो है ये b वाला जो है वैल्यू आएगा, ठीक है। b ये है मेरे ख्याल से, ये a वाला कर्व था, ये C था, ये D था, B वाला कर्व ये वाला कर्व है, B वाला कर्व, ठीक है। तो ऑप्शन C इसका सही रहने वाला है। देखिए वीडियो के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें आपको बताई जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए हमारे पास क्या है कि ये एक कोई पार्टिकुलर चार्ज है, ये पार्टिकुलर कोई चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, क्या निकलेगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, बिल्कुल ऐसे, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इसको लाइन के तौर पर ड्रा करें तो लाइन ड्रा कर सकते हैं हम, ठीक है। ये लाइन ऐसे निकलने वाली है, ठीक है, ऐसे निकलने वाली है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी से ही आपका कैपेसिटर्स में सबसे पहले प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आपके 5 से 6 वहाँ से क्वेश्चन आया, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा पोर्शन स्लाइटली डिफिकल्ट है, ठीक है। इस बार नीट का एग्जाम काफ़ी ईजी आया हुआ था, लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपके इसके चारों ओर जो बनने वाले हैं वो सर्कुलर बनने वाले हैं। देखिए डिस्टेंस r ले लिया हमने, r डिस्टेंस पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या बनने वाला है, r डिस्टेंस पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका ये बनने वाला है, ये डिस्टेंस r हो गया, r पे ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पे आप हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे देखिए, हर पॉइंट पे इस पे पोटेंशियल वही, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वही, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वही, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वही है, यानी इक्वी पोटेंशियल आपके ऐसे बनने वाले हैं, ऐसे सर्कल बनने वाले हैं। तो ये एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, तो ये एंगल कितना रहने वाला है, 90 डिग्री, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन रहेगा। देखिए इतने ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके नेट में, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन शो द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल एंड एसोसिएट विद मोमेंटम। इसमें क्या गिवन है, देखिए
मोमेंटम, इतना इजी क्वेश्चंस आया हुआ है, इससे इजी क्वेश्चंस मैंने अभी तक नहीं देखे, बोर्ड लेवल पे भी नहीं आते इतने इजी क्वेश्चंस। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, एच बाय आपका एम वी होता है, यानी मोमेंटम होता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका एच बाय पी, बिल्कुल इजी लेवल से करवा रहे हैं, वो काफ़ी इजी लेवल से, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो इनवर्स में प्रोपोर्शनल ही है, इसमें लीनियर प्रोपोर्शनल है, इसमें आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसमें आपका जो है पैराबोलिक पाथ है लेकिन इंक्रीज हो रहा है। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है मोमेंटम के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास, ठीक है, लैम्डा 1 बाय आपका जो है पी, ये रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रिपीट हो गया भाई, ये करवा चुका हूँ आपको, ठीक है। 2:1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए ये नीट का लेवल है, देखिए ये अब हमारे पास क्या दिया रखा है, 2 स्फीयर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 स्फीयर दे रखे हैं, ठीक है भाई। 2 स्फीयर्स में क्या खास बात दे रखी है इन्होंने कहा है द 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस R1 एंड R2, जहाँ पे R1 ग्रेटर है R2 से, मतलब इसकी रेडियस क्या है, R1 है, और इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास सेकंड स्फीयर की, ये R2 है। पोटेंशियल वुड बी, अरे पोटेंशियल क्या होता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्फीयर, मोर एंड बिगर, मोर एंड स्मॉलर, ठीक है। देखिए V बेसिक फॉर्मूला है KQ/R, ठीक है, KQ/R। तो मतलब जिसमें R ज़्यादा होगा V कम होगा, ठीक है, ऑब्वियसली डिवाइड में है वैल्यू, ठीक है। तो R देखिए ये हमारे पास R बढ़ेगा तो V कम हो जाएगा, तो इसका V1 लेस होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसमें R कम है, R कम हो जाएगा तो V बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसका V2 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉलर स्फीयर का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो मोर पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर स्फीयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंगुलर फ्रिक्वेंसी +1 क्लास से है, आपका रोटेशनल मोशन से, मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। एंगुलर आरपीएम ये आपका जो है वो करेगा, ठीक है। तो एंगुलर आपका जो ये रहेगा, तो अब हम बात करें कि ω2 बाद की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी आपका 3120 आरपीएम है, आरपीएम रेजोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। तो कितना ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक जब ये इतने रेवोल्यूशन लगा रहा है, मतलब 1 मिनट में आपका 3120 चक्कर लगा रहा है, तो एक रेवोल्यूशन में देखिए हमारे पास ये पार्टिकल है, यहाँ से ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो कितना एंगल कवर कर लिया, ये एंगल कवर कर लिया हमारे पास 2π, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 3120 डिवाइड बाय 60, इसलिए किया ताकि ये रेजोल्यूशन पर मिनट है। हम सेकंड की बात करेंगे कि 1 सेकंड में कितना एंगल कवर कर लेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया, पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया, ये RPS आ गया, और 1 में कितना कवर करेगा, 2π कवर करेगा। तो ये हमारे पास पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ गया हमारे पास 5/2, यानी आपका 104π आ गया। ω1 आ जाएगा हमारे पास, ये आपका 12000 डिवाइड बाय 60 हमने किया, रेजोल्यूशन पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, वैसे जनरली 2π/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास 2π आ जाएगा, ठीक है। तो यह हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना आया हमारे पास 20, और हमारे पास कितना आएगा 40π आ गया, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मतलब आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यानी ω1 माइनस, ठीक है, ω2 माइनस ω1 डिवाइड बाय t। तो इक्वल टू क्या है हमारे पास 104π है, ये हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, ये पाई है, माइनस 40π डिवाइड बाय 16, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा, 104π में से 40 गया हमारे पास 64π डिवाइड बाय 16 कैंसल, आंसर कितना आएगा 4π। तो ये चीज़ हमारे पास सी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सरफेस टेंशन वाले जो पोर्शन से आया हुआ है, ये एक्सेस पर प्रेशर से क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन से फ्लूइड से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो सरफेस टेंशन या सोप बबल का क्वेश्चन आपका नीट में हर बार आ ही जाता है। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रहा है कि आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, प्रेशर इनसाइड द बबल, प्रेशर इनसाइड द बबल क्या रहेगा? देखिए एक्सेस प्रेशर की बात करते थे, ठीक है, तो आपका एक्सेस प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इनसाइड, ठीक है, और माइनस प्रेशर आपका, सॉरी इसको ई नहीं लिखते हैं, ठीक है, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर एटमॉस्फेरिक कितना होता था? देखिए हमारे पास ये होता था 4s डिवाइड बाय r, ठीक है, एस सरफेस टेंशन है, कुछ बुक में 40 लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एक्सपैंड हो रहा है, मतलब रेडियस आपकी इंक्रीज करेंगे। तो जब इसमें r की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी, इसमें r की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी, तो ये एक्सेस प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सोप बबल था, कोई भी अगर लिक्विड बबल होता तो आपका एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला जो हमारे पास लगता, ठीक है, वो क्या लगता हमारे पास? 2s डिवाइड बाय r, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट में रखा है कि 2 मासेस, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आया है। 2 मासेस 10 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड टू द 2 एंड ऑफ रिजिड रोड, ठीक है, 10 मीटर की लेंथ है। नेग्लेजिबल मास, जो रिजिड रोड है उसका मास क्या है? आपका नेग्लेजिबल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 10 kg है और ये हमारे पास कितना है? 20 kg है, ठीक है। पॉइंट मास ही माना इन्होंने, ठीक है। और ऐसा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम द 10 kg, मतलब 10 kg से आपका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहीं पे कोऑर्डिनेट मान लेंगे, इन्हीं को कोऑर्डिनेट मान लेंगे, इन्हीं को कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए 0 0 पे रखा हुआ है, 0 0 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इसमें हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, हम राइट डाउन कर देते हैं। ये क्या आएगा? 0 एंड 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इसमें x की वैल्यू कितनी हो रही है? 10 मीटर है, रोड 10 मीटर की, तो और y कितना है? y ऊपर की तरफ तो है नहीं, 0, ठीक है। तो हम इसको बड़ा इजीली लिख सकते हैं। ये +1 क्लास में सबसे पहला टॉपिक करवाया था रोटेशनल मोशन में। तो हमारे पास ये x1, सॉरी ये कलर डिफरेंट लेना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। x1 y1, यहाँ पे 10 किसकी वैल्यू है? x2 y2। बहुत इजी क्वेश्चन आया है। तो x सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, x सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा? x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइड बाय m1 एंड m2, ये वैल्यू आएगी। तो x1 हमारे पास क्या वैल्यू है? x1 0 0, तो m1 कितना? 10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 कितना है हमारे पास? x2 हमारे पास है 10, ये रहा 10 हमारे पास, ठीक है। 10 इंटू m2, मास कितना है? 20 है। नीचे डिवाइड बाय दोनों मास का सम, यानी 30 आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 200 डिवाइड बाय 30, यानी 0, यानी हमारे पास इसको हम सोल्व करेंगे तो 6.77, यानी ऐसा दिया ही नहीं है, यानी आपका 20/3 दे रखा है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। y की वैल्यू नहीं आएगी इसमें, क्योंकि देखो ओरिजिन पे ले रखा है, तो यही डिस्टेंस आएगा, ये हमारे पास 20/33 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बाल है, प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से इसको थ्रो किया गया है एट एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन, विद वर्टिकल डायरेक्शन। देखिए ये हमारे पास इस तरह का ये मोशन हो, ये इस तरह का हो गया हमारे पास। इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया इस डायरेक्शन में, ऐसे। ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो जनरली हम जो एंगल लेते हैं वो ये लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा? ये कंपोनेंट क्या आएगा? ये वेलोसिटी जो थी, ये इनिशियल वेलोसिटी यू से ऐसे थ्रो किया गया है, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा भाई? ये वाला कंपोनेंट ये आएगा हमारे पास u कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? u साइन थीटा। और ये आपका एक्चुअल में इस तरह से का पाथ जो है ना, इस तरह का पाथ कवर करेगा, ऐसे पाथ कवर करेगा प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल का। तो जब ये हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाए, हाईएस्ट पोजीशन पे मतलब यहाँ पे पहुंच जाए,
तो यहाँ पे पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हॉरिजेंटल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे u sin थीटा है और यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लाइटली ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ऊपर जाना बंद हो जाएगा, यानी आपका वर्टिकल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पे ये हो जाती है, तो यहाँ पे ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0। ओनली वेलोसिटी कौन सी बची, तो हमारे पास वेलोसिटी जो नेट आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वी एक्स का स्क्वायर प्लस में वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी वाई में, वाई डायरेक्शन में, हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी रही नहीं, तो ये वाली टर्म क्या होगी, 0। तो हमारे पास क्या आएगा, वी नेट आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी जो है एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैपिटल जा, तो हमारे पास यू कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 कोस थीटा, क्या आएगा 30 डिग्री। ठीक है, कोस 30, ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 10 और इसकी कोस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, यानी ये आपका 5, यानी वैल्यू आ गई हमारे पास 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए काफ़ी इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है, यूनिट एंड मेजरमेंट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का है, रेक्टेंगल फील्ड। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ हमारे पास दे रखी है एल दे रखी है हमारे पास 553 एंड ब्रेथ दे रखी है हमारे पास 25 मीटर। ठीक है, ये गिवन है। तो इनका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया हमारे पास L इंटू बी करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 382 इंटू 5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें देखना है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, हमें आंसर देना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। तो देखिए ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने इसके 1 और 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट में रिजल्ट देना है, 2 सिग्निफिकेंट में रिजल्ट देना है। तो देखिए इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट में ये वैल्यू आएगी राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो 2 सिग्निफिकेंट में आंसर होना चाहिए। 10⁻⁴ में होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आया, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। +2 क्लास से न्यूक्लियस से क्वेश्चन आया हुआ है। ये एक आपका मास है जिसका आपका एटॉमिक मास है 189 स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियस, मतलब ये तो वैसे लेंथी पर रखा है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात आ रहा है कि उनका मास क्या है, एक का मास है यानी A1 बोल देता हूँ 125 और दूसरे का A2 कितना है हमारे पास 64 है। रेशियो ऑफ देयर रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो रेडियस का रेशियो क्या रहता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है न्यूक्लियस वाले फॉर्मूले में हमारे पास R0 = आपका एटॉमिक मास का क्यूब रूट, एटॉमिक मास का क्यूब रूट, ये वैल्यू होती है। ठीक है, जनरली हम ये लिख देते हैं R = R0 A। ठीक है, इंपेरिकल कांस्टेंट होता है, तो इसका हमारे पास कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1.2 समथिंग होती है, तो मैं कह सकता हूँ R = आपका क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो मैं फर्स्ट की निकालें। ठीक है, तो फर्स्ट का निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट का R1 / R2 करें तो हमारे पास क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ A1 और ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ A2। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 5:4 आ गया। ठीक है, मतलब इसका क्यूब रूट करेंगे तो। ठीक है, तो 5:4 इसका डी आंसर रहने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका एटम से है, बोर मॉडल से। T1 T2 आर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटिंग स्टेट, ऑर्बिट नहीं बता रहा। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये पार्टिकुलर अगर हम बात करें, ये आपका जो +2 क्लास में स्टूडेंट है उनको करवाया हुआ है बड़े इजीली, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें इसे मैं न्यूक्लियस लेता हूँ, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके चारों ओर देखिए, इसके चारों ओर हम बात करें इस तरह से, ये एक पार्टिकुलर फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया। ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया आपके पास। तो ये जो फर्स्ट स्टेट बोली जाती है ये आपकी ग्राउंड स्टेट होती है। ये कौन सा होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट।
फर्स्ट एक्साइटेशन लेवल आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, और सेकंड एक्साइटेशन यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट आपका एक्साइटेशन लेवल में n की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई, और सेकंड एक्साइटेशन लेवल में आपका क्या होगा, n की वैल्यू 3 हो गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू T1 T2 कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ठीक है, आप E1 E2 ले सकते हो, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोर मॉडल में, बोर मॉडल में एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, एन मतलब किस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लो, ठीक है, nth की, ठीक है। तो यहाँ पे -13 का कोई इशू नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। तो हमारे पास एनर्जी क्या आएगा, सेकंड ऑर्बिट की निकाल लेते हैं, इसमें क्या रेशियो क्या पूछ रखा है, T1 × 2, ठीक है, मतलब ये पूछ रखा है T2 एंड T1 डिवाइड बाई T2, ठीक है, मतलब ये 3 आएगा, 1/n², तो मतलब आपका n का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का 9, ठीक है, तो 9:4, ठीक है, ये आंसर आने वाला है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से करवाए हैं क्वेश्चंस, मैंने बता रखा है कि आपका वेलोसिटी का क्या रेशियो है इनका, ठीक है, वेलोसिटी का भी रेशियो है, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उनका वेलोसिटी का रेशियो क्या है, एन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका रेडियस का क्या रेशियो है, ये सारे क्वेश्चन आपको ऑफलाइन क्लासेज में करवाए हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्वेश्चन देखिए, 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट है, डुअल नेचर से क्वेश्चन आया है, फ्रिक्वेंसी वी है, न्यू है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी न्यू है, ठीक है, एक बार, दूसरी बार कितनी, फ्रिक्वेंसी न्यू बाय 2 है, इंसिडेंट और मेटल, एंड देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, वो हमारे पास है Vs/2, देखिए फ्रिक्वेंसी है वी, आपका फ्रिक्वेंसी न्यू है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है, और जब फ्रिक्वेंसी ऑफ कर दी गई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर्सन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आपका जो हो रहा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, ये होता है। तो स्टेटमेंट आपका एक गलत फ्रेम किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम बात करें, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था भाई, ये फ्रिक्वेंसी था आपके पास, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी इंसिडेंट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इंसिडेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू, ठीक है, और हमारे पास वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी EV0 आ गया, V0 नहीं है यहाँ पे, Vs/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Vs/2, क्लियर है भाई, Vs/2। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ, तो 2h न्यू एंड हमारे पास 2 × वर्क फंक्शन एंड EVs आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ये फर्स्ट केस के अनुसार है, यानी इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपका जो V है फ्रिक्वेंसी, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है, और जब इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सेकंड केस को लेके चलते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड केस में हमारे पास क्या आएगा, H, मैं यही टर्म लिख रहा हूँ दोबारा से, इसमें H फ्रिक्वेंसी कितनी आपकी बार ν/2 है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी EV, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, Vs हो गया, तो EVs हो गया, ठीक है। तो ये केस इसमें, तो इसको भी हमारे पास H न्यू इज इक्वल टू 2 वर्क फंक्शन प्लस 2 EVs, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से और फर्स्ट से आपको कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, वैसे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो लेकिन इसमें V0 और ये आ जाएगा, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 4h न्यू इज इक्वल टू 4 वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 2 EVs, क्योंकि मैं वर्क फंक्शन को वाली टर्म को कैंसिल नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4h न्यू इज इक्वल टू 4 5
इज इक्वल टू 2EVS। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं, h न्यू टू वर्क फंक्शन प्लस में 2EVS, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म कैंसिल करनी थी, वर्क फंक्शन कैंसिल नहीं करना था। तो 2 5 आ गया हमारे पास, यहाँ पे कितना आ गया 3h न्यू आ गया। ठीक है, वर्क फंक्शन पूछ रखा है, वर्क फंक्शन आपका 3/2h न्यू आ गया। ठीक है, तो h तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन आपका ये प्रोपोर्शनल आ गया इसके 3/2 फ्रिक्वेंसी के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये फर्स्ट रहेगा, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब हम बात कर सकते हैं वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पूछा गया है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नहीं, हमें तो ये वैल्यू आई है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और करवा देता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हो, h न्यू नॉट लिख सकते हो इस वर्क फंक्शन को, और हमारे पास 3/2 आपका क्या आया 3/2 h न्यू आ गया। h से h कैंसल, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 3/2 फ्रिक्वेंसी। ये फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट के अनुसार ये आपका इसमें रहने वाला है। क्लियर है भाई? तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, अदरवाइज जो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है, क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी को v से न्यू बाय 2 कर रहे हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या होगा, फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका ऑल्सो डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा है, तो हम इसको सोल्व कर लिया हमने। बाकी इस क्वेश्चंस का जो है बोनस आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है, ये आपका थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? थर्मोडायनामिक्स से। थर्मोडायनामिक्स आइडियल गैस है, अंडरगोज ए 4 प्रोसेस है, सेम इनिशियल स्टेट सेम दी हुई है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम सेम है, यानी P1 और V1 ठीक है सेम दिए हुए हैं। ठीक है, दोज प्रोसेस आर द आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक एंड आइसोचोरिक। ठीक है, आइसोचोरिक मतलब V कांस्टेंट ठीक है, और आइसोबैरिक प्रेशर आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट कौन से में है? वॉल्यूम कांस्टेंट हमारे पास फर्स्ट में। ठीक है, तो ये तो रहेगा हमारे पास फर्स्ट लाइन वाला। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है ये फर्स्ट, यहाँ से यहाँ। ठीक है, 4 वाली लाइन ये है, इसमें प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपका ये रहेगा आइसो जो बैरिक प्रोसेस रहेगा। लेकिन इसमें बताया था कर्व विच रिप्रेजेंट एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए आपको कार्नोट साइकिल करवाया हुआ है, उसमें भी बताया हुआ है, और जो ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी काफ़ी बार करवाया हुआ है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास इसमें जो ग्राफ रहता है ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये इस तरह का ग्राफ रहता है, ये इस तरह से प्रोसेस है। ठीक है, ये कार्नोट साइकिल का प्रोसेस है हमारे पास, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें PV कांस्टेंट होता है, और हमारे पास ये वाली वैल्यू है PV कांस्टेंट, और ये वाली वैल्यू ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसमें हीट ऐड नहीं होती, इसमें हीट ऐड हो रही होती है। ठीक है, इसमें हीट रिजेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस इसमें पूछा गया है। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो कर्व रहेगा वो सेकंड वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा कम इंक्लाइंड होता है, ये आइसोथर्मल का है। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड वाला है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का, जिसकी इक्वेशन हमारे पास ये रहती है। तो एडियाबैटिक का पूछा है, एडियाबैटिक सेकंड वन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो एडियाबैटिक का ये ऑप्शन सी, ये आपका थर्ड ऑप्शन रहने वाला है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, 2 मूविंग पार्टिकल एंगल 30 एंड 45 विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास रिस्पेक्टिव वेलोसिटी पूछा गया है। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को dx/dt लिख सकता हूँ। ठीक है, dx/dt, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने ये ले लिया, तो इसमें हमारे पास ये क्या आएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसमें कोई 2 पार्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, इसमें हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, और ये इसमें चेंज हो रहा है टाइम में। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ठीक है,
बेस, यानी इसको मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ। टेन थीटा होता है हमारे पास जो स्लोप होता है, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या दे रखा है, V1 निकाले तो 10 हमारे पास पहले वाले केस में 30 दे रखा है, दूसरे में 45 दे रखा है, ठीक है। तो 10 30, ठीक है, और हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, V1 इज इक्वल टू 10 30 हमारे पास कितना होता है, जो 1/√3 होता है, और V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45, ठीक है। तो 10 45, ठीक है, ये स्लोप रेवेन 10 45 वैल्यू 1 है। तो रेशियो क्या पूछ रखा है, रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। रेस्पेक्टिव वेलोसिटी मतलब V1 डिवाइड बाय V2 पूछ रहा है। V1 डिवाइड बाय V1 की वैल्यू कितनी 1/√3, और V2 कितना है, V2 ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो V1 की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। तो ये रेशियो क्या आ गया हमारे पास, रेशियो आ गया 1 रेशियो हमारे पास √3, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी, ठीक है। सिंपल वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा है, बस एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये स्लोप 10 की रिप्रेजेंट करता है, 10 की वैल्यू में होता है, ठीक है। इसमें आप अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी हमारे पास 45 वाले की ज़्यादा है, क्योंकि √3 है। मतलब मैं रखता हूँ 1 रेशियो 1.7 आपका 1.3, ठीक है, 1.3 जो भी रेशियो होता है √3 की जो वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया हुआ था ये, जिन बच्चों ने मेरी ऑफलाइन क्लास लगाई है, यानी ईएम वेव से आया हुआ क्वेश्चन, ईएम वेव से आया हुआ है, ठीक है। ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, 2 ही पेज के मैंने नोट्स दे रखे हैं। उन 2 ही पेज में बोर्ड एग्जाम में मैंने बोला था कि 2 पेज में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और इवन उन्हीं 2 पेज में से 2 क्वेश्चन आए हुए ईएम वेव से, ठीक है। तो इनको मैच करना है। तो आप देखते हो कि सबसे पहले रेडियो वेव होती है, सबसे नीचे देखते हो रेडियो वेव, उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव, ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड, ठीक है, उसके बाद विजिबल है, और उसके बाद आपका तो इसमें क्या बढ़ रहा होता है, देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ पे लैम्डा जो होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं इस ऑर्डर में, तो वेवलेंथ आपका मिनिमम हो जाती है। तो आपका इसमें गामा रे तो दे नहीं रखा, एक्सरे दे रखा है। एक्सरे में मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, मतलब ये एक्सरे का आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन एक्सरे का आएगा, ठीक है। तो डी में फर्स्ट कहाँ है, डी में फर्स्ट आपका 1 2 3 में दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास जो एएम रेडियो वेव है, एएम रेडियो वेव मतलब आपका रेडियो वेव का पोर्शन है, इसमें आपका मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी, मतलब ए का सेकंड आएगा, ए का सेकंड कौन सा भी हमारे पास, ए का सेकंड ये भी, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आवश्यकता ही नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इसको याद करना होगा, याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको मैक्सिमम मिनिमम देखना था, काफ़ी ईजी दे रखा है, देखिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका जो है ईएम वेव से ही आया हुआ है। क्या वैल्यू होती है, देखिए, प्रोपेगेट ईएम वेव, लाइट प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम, लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। रिलेटिव मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है आपका जो है म्यू आर, ये एप्सिलॉन आर, और रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है म्यू आर, ठीक है, ये दे रखी है उन्होंने। देन द स्पीड ऑफ लाइट v इज गिवन बाय इन वैक्यूम। देखिए हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट 1/रूट हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम बात करें किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, 1 आपका म्यू नॉट, म्यू मीडियम, मतलब म्यू मीडियम आएगा, मीडियम की परमिटिविटी आएगी किसी मीडियम में से जो लाइट, देखो ईएम वेव आपका जो है किसी मीडियम में से जब पास हो रही होती है, तब हमारे पास इसकी वैल्यू, ये जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, तो मीडियम में से पास हो रही होती है, तब हमारे पास ये रिलेटिव परमिटिविटी आपका मीडियम का आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी 1 मीडियम को क्या लिख सकता हूँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, परमिएबिलिटी इन रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी परमिटिविटी इन वैक्यूम और रिलेटिव परमिटिविटी इन वैक्यूम, ये लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी इन मीडियम एंड एप्सिलॉन आर, ठीक है, लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है, c, तो वेलोसिटी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी c, तो c डिवाइड बाय आपका
प्रीमिएबिलिटी इन रिलेटिव परमिटिविटी, प्रीमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और ये आपके 2 या 3 पेज के जो मैंने ऑफलाइन क्लासेज में जो बच्चे +2 में लास्ट ईयर थे उन बच्चों को करवाया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। ठीक है, तो आपका कितना ये रेशियो करेगा? तो ये हमारे पास मोशन की फोर्थ इक्वेशन होती है। फोर्थ इक्वेशन होती है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड्स में होता है हमारे पास ये एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2 और 2n-1। ठीक है, ये मतलब n क्या है हमारे पास, कौन सी सेकंड में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास s फर्स्ट का निकालेंगे तो आपका a डिवाइड बाय 2। ठीक है, यानी हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी 2n-1। ठीक है, तो 2n-1 कितना आएगा? ये तो आपका क्या वैल्यू आएगी, ये इवन नंबर आएगा और -1 करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपका ओड नंबर आएगा। ओड नंबर आएगा। ठीक है, तो ओड नंबर का ऑर्डर देख लीजिए, ये आएगा। कैलकुलेट कर सकते हो आप, S2 की कैलकुलेट कर लो, S3 की कैलकुलेट कर लो, S4 की कैलकुलेट कर लो। ये फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। ठीक है, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, आपका फोर्थ ऑप्शन इसका रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया हुआ है, RMS वैल्यू से क्वेश्चन आया है। पीक वोल्टेज जो सप्लाई वैल्यू होती है वो पीक वोल्टेज होती है। तो इक्वेशन से आपको बताई हुई है कि V RMS इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये जनरली हमारे पास ये जनरली इक्वेशन होती है किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें V पीक ऑफ RMS, ठीक है, ये RMS ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, I का भी आपका करंट का भी ऐसे ही फॉर्मूला होता है V RMS का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा V0 क्या है पीक वैल्यू। ठीक है, और ये किसी भी ये RMS वैल्यू है। ठीक है, तो क्या आएगा √2 इंटू V RMS इज इक्वल टू V0। ठीक है, ये AC वाले चैप्टर से क्वेश्चन हैं, AC से आपका आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 1/2 नहीं रहेगा तो इसका ऑप्शन फोर्थ रहने वाला है, √2 टाइम ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स। ठीक है, ये आपका VRMS का फॉर्मूला है। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशंस मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसका मतलब न्यूमेरिकल में इसमें यूज नहीं हो रहा, लेकिन बेसिक तरीके मैंने आपको ये बता दिया है। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आए हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ए बॉडी मास। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल्स वाले चैप्टर से आया हुआ है +1 क्लास से। ठीक है, बॉडी का मास कितना है, मास की वैल्यू दे दी हमने 60 ग्राम। ठीक है, ग्राम में है तो सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका 60 × 10⁻³ kg आ गया। तो हमारे पास क्या लिखता हूँ मैं 6 × 10⁻² kg। ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आपका फोर्स कितना है हमारे पास 3 न्यूटन है। प्लेस इन पार्टिकल पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास होता है, फोर्स पर यूनिट मास होता है। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स कितना है 3 न्यूटन है, मास कितना है 6 × 10⁻² है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी कितना 300 डिवाइड बाय 6, यानी हमारे पास कितना आ गया 50 न्यूटन। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी आपका AC से आया हुआ है, +2 क्लास के पोर्शन से AC से आया हुआ है। LCR सर्किट है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस यानी L कितना दे रखा है 10 हेनरी दे रखा है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमारे पास 10 माइक्रोफराड दे रखा है। इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे 10 × 10⁻⁻, माइक्रो को -6 आ जाएगा फराड। ठीक है, रेजिस्टेंस R की वैल्यू 50 ओम टू कनेक्टेड टू AC सोर्स। इक्वेशन दे दी भाई, पहले लास्ट क्वेश्चन में करवाई थी 200। ठीक है, साइन आपका 100 यहाँ पे 100। ठीक है, T जर्नल इक्वेशन क्या होती है V इज इक्वल टू आपका V0 साइन ω/t होती है। ठीक है, क्योंकि AC है वो इस तरह से वोल्टेज आपका इस तरह से चल रही होती है। ठीक है, तो किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हमारे पास इक्वेशन रहती है जनरल, क्योंकि साइनोडियल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये साइनोडियल फॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास इस इक्वेशन को मैच करते हैं, ये मैच करते हैं तो V0 की वैल्यू कितने आ जाएगी, V0 की वैल्यू आ जाएगी 200। ठीक है,
तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, ठीक है, और यही हमें चाहिए, ठीक है। इफ़ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सल बराबर XC आ गया, करवाया हुआ है, काफ़ी बार करवाया हुआ है, ठीक है। AC का ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछ रखा है, देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ACV, ठीक है, मतलब आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है और हमारे पास फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है सोर्स की, ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है भाई, ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाय T होता है, 2 पाई डिवाइड बाय T होता है। और इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 100 2 पाई बाय T, ठीक है, 2 से यहाँ पे 50 आ गया, T इज इक्वल टू कितना आ गया, T इज इक्वल टू हमारे पास आ गया T इज इक्वल टू पाई बाय 50। फ्रिक्वेंसी इसका अपोजिट होता है, तो फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 50 बाय पाई, कौन से ऑप्शन में है, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी निकाली है, रेजोनेंट वाला केस तो निकाला ही नहीं हमने, ठीक है। तो आपका 50 बाय पाई ये वाला केस है, यहीं से सोल्व हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि इसकी वैल्यू भी निकाले, ठीक है, तो आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 2 पाई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट 1 बाय रूट एल सी, इसको कैलकुलेट किया तो आपका न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट एल सी आ गया हमारे पास। इसको फिर से फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई यहाँ पे है, एल की वैल्यू कितनी भाई, एल की 10 है, एल की वैल्यू कितनी है 10 वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सी की हमारे पास वैल्यू कितनी 10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁻6। तो क्या रहेगा हमारे पास भाई, 10 की पावर पॉजिटिव 2 होगी, माइनस का 6 हो गया तो कितना आएगा 4 आ गया। तो हमारे पास कितना है 1 बाय 2 पाई, यहाँ पे कितना बच गया 10 की पावर -4 बच गया, रूट से बाहर आएगा तो 10 की पावर -2 बच गया, यानी आपका 100 बाय 2 पाई कितना आ गया हमारे पास 50 बाय पाई। दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है, तो ऑप्शन थर्ड रहेगा, वैसे पहले भी हो गया था, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतना लेंथी स्टेटमेंट को देख करके घबराना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ऑप्टिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है, कहाँ से आया है, ऑप्टिक्स से। ए एंड बी सेपरेटेड बाय द प्लेन बाउंड्री, ठीक है। देखिए हमारे पास ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें ये एयर नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन इसका स्पीड ऑफ लाइट कितनी है इसमें v1 कितना है 1.5 इंटू 10⁸, ठीक है। इसमें v2 कितना है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, स्पीड इसमें कम है, इसमें स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, इसमें स्पीड ज़्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ लाइट फॉर दीज 2 मीडियम्स, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा किस में होगी, आपका रेयर मीडियम में, ठीक है। तो ये कौन सा मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया, ये कौन सा हो गया रेयर हो गया, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब आपका अब क्या जा रहा है डेंसर 2 to 1 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा μ1 डिवाइड बाय μ2 आएगा, वेलोसिटी v2 डिवाइड बाय v1 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्रिटिकल एंगल पूछा गया है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल फॉर द रे ऑफ दीज 2, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू आएगी, देखिए μ2 डिवाइड बाय μ1, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा v2 डिवाइड बाय v1, v2 कितना है 2 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁸, कितना आंसर आएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आपका ये कैंसिल हो गया 20/15, यानी हमारे पास 4/3 यानी 0.75 ये वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई। किसकी वैल्यू है ये μ2 डिवाइड बाय μ1, यानी सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाए तब। साइन सी क्रिटिकल एंगल TIR आपने किया होगा, TIR साइन सी क्रिटिकल एंगल 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका मतलब 1 to 2 जाए तब, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन सी इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा μ2 से 1 जाए तब, μ2 से 1 जाए तब कितनी वैल्यू आई है 0.75 वैल्यू आई है, साइन सी इज इक्वल टू 0.750, और आपका
C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आता है? ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये आपका TIR से है, कौन सा टॉपिक है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से है आपका क्वेश्चन है। उसमें क्रिटिकल एंगल साइन C इक्वल टू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और ये आपको काफ़ी अच्छे से कराया जो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाए, ठीक है। सेकंड का मतलब डेंसर से रेयर में जाए, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो 1:2 अपोजिट होता है, लेकिन वेलोसिटी का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी आया है। इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट यूज होता है, जैसे 1 to 2 लिखते हैं तो μ2 डिवाइड बाय μ1 आएगा, वेलोसिटी v1 डिवाइड बाय v2 आएगा, लेकिन इसमें अपोजिट था तो हमने अपोजिट ऑर्डर में कर लिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा क्योंकि नेक्स्ट डायग्राम में देखिए ये इशू क्लियर नहीं हो रहा कि ये पैरेलल में है या फिर ये सीरीज में है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा सस्पेंस है, हो सकता है बोनस मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी कैन कैलकुलेट इट। सो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कैपेसिटेंस दिया हुआ है। कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? 900 पिकोफैराड। देखिए कैपेसिटेंस कितना है? 900 पिकोफैराड, ठीक है, यानी 10⁻⁻12 फराड, ठीक है। चार्ज बाय V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू होगी हमारे पास 100 वोल्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू इन्होंने गिवन कर रखी है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर गिवन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू इसमें हमें कैलकुलेट करनी है, इसमें देखिए देन डिस्कनेक्टेड, जब इस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया एंड कनेक्टेड टू अनदर चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। इनकी कैपेसिटी भी कितनी है? सेम है, ठीक है। इनकी कैपेसिटी कितनी है? 900 पिकोफैराड, ठीक है। तो इन फिगर बी, इस फिगर में हमें एनर्जी स्टोर निकालना है। तो पहले एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी वो हमें कैलकुलेट कर लेना है भाई। पहले एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी वो हमें CV², तो एनर्जी इनिशियली कैलकुलेट कर रहे हैं इस 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है, यानी 4.5, ठीक है। ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ठीक है, लेकिन ये करना नहीं है, जल्दबाजी होगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं करना, इसलिए पूरा डिटेल में देखिए, पहले नहीं करना, पूरा बगैर पढ़े नहीं करना। मेरे कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी, पूरे सिस्टम में। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा भाई? नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इस डायग्राम में चार्ज जब इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू? तो उस केस में देखते हैं हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, देख लीजिए वैल्यू। एनर्जी स्टोर्ड पैरेलल मान लीजिए या सीरीज मान लीजिए, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है? U1 प्लस U2 होता है, और ये आपका ये चार्ज था, यहां से आपका चार्ज फ्लो होता रहेगा, यहां से चार्ज फ्लो होता रहेगा इसमें, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल कितना था? 50 था, 100 था, बाद में पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V मैं डैश कह लेता हूँ, V डैश कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट हो जाएगा, हाफ हो जाएगा भी, ठीक है। कैपेसिटेंस आप पुट कर सकते हो, फॉर्मूला आप कॉमन पोटेंशियल का लिख सकते हो, C1 V1 आपका C2 V2 डिवाइड बाय आपका जो है C1 प्लस C2, ये आप कर सकते हो, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ये पहले कैपेसिटेंस कितना था? C1 आपका 900 है, ये है V, और दूसरे का पोटेंशियल क्या बता रखा है? दूसरा अनचार्ज है, अनचार्ज है तो पोटेंशियल है ही नहीं इसमें, तो V 0 हो जाएगा। इससे आप कैलकुलेट कर लेना, V कितना आएगा? 50 वोल्ट आ जाएगा। अब इस केस में इसका V कितना है? 50 वोल्ट है, ठीक है। V कितना है? 50 वोल्ट है, ठीक है। तो अब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 CV² प्लस में 1/2 CV²। कैपेसिटेंस C1 V1, ये V डैश दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 2 लिख सकता हूँ भाई, ये एक बार है, ये सेकंड टाइम है, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। 2 लिख देते हैं इसको, और 2 लिखने के बाद क्या आया? 1/2, क्योंकि कैपेसिटेंस C1 और C2 सेम है। कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस हमारे पास वही है 9 × 10⁻⁻10, बाद में बता रहा है, देखो कैपेसिटेंस क्या रखा है, ठीक है, ये बाद में भी। और V कितना आ गया? 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर यानी 50 × 50, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, ये कितना है हमारे पास? ये हमारे पास वैल्यू होगी 9
9 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 25, 2 जीरो यहाँ से एडजस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 10⁻⁻10 और ये हमारे पास इसको सोल्व करेंगे 225 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पे ये वाला 10 था और ये 2 जीरो यहाँ पे आ गई 10⁻², तो माइनस का 8 बच गया। अब हमारे पास 225 ये ऑप्शन है, लेकिन 10 की पावर में यहाँ पे -6 है, लेकिन ध्यान से देखोगे यहाँ पे डॉट है तो 2 जीरो एडजस्ट कर दिए, तो मैं लिख सकता हूँ 2.25 इंटू 10⁻, आपका जो है 2 इंटू 10⁻⁻8, यानी आंसर आ गया 2 इंटू 25 10⁻⁻6 जो है ये एनर्जी स्टोर आ गई, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि पहले इसका कैपेसिटेंस हमने एनर्जी स्टोर निकाल ली, पहले इसकी एनर्जी स्टोर निकाल ली, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हमारे पास इस तरह से कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे एनर्जी स्टोर्ड ये आ गई तो बाद में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये पोर्शंस को कैलकुलेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है, इस पोर्शन को, ठीक है। तो जर्नली ये रेशियो भी पूछ सकता है कि पहले एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर का था U1/U2, ठीक है, वो नहीं पूछा हुआ इसमें, ठीक है। बाकी आप ऐसे सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर लूप है, साइड 1 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर का लूप हो गया भाई, इस तरह से। साइड कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है 1 मीटर है। रेजिस्टेंस भी दे रखा है इसका 1 ओम है, 1 ओम, ठीक है। देखो वायर होगा, कंडक्टर है, तो उसमें भी आपका एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आपका प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड यानी बी +2 क्लास से EMI से क्वेश्चन है भाई, EMI से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है आपका 0.5 टेस्ला दे रखी है। इफ द प्लेन लूप इज परपेंडिकुलर, जो प्लेन ऑफ लूप, जो प्लेन देखिए इसका एन कैब इस तरह बनेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री, क्योंकि एन कैब और इसके बीच में देखते हैं हम, ठीक है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, ये हमारे पास इस तरह से और इसमें हमारे पास ये एन कैब इस तरफ रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमारे पास एन कैब के साथ ये एंगल कितना आया, थीटा = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इस टर्म का रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। फ्लक्स = क्या होता है BA cos थीटा। ये देखिए प्लेन के साथ एंगल दिया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, प्लेन के साथ, ठीक है। अदरवाइज ये वैल्यू जो है ना एन कैब के साथ दिया होता है, ठीक है, तो फिर ये 0 हो जाता है। अब थीटा कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, वो वैल्यू 0 हो जाती, अब एंगल 0 है, ठीक है। तो फाई = B की वैल्यू 0.5, एरिया 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या आएगा भैया, एरिया कितना आएगा 1 का 1 मतलब 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोस 0 वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स = कितना आएगा 0.5, क्या आएगा हमारे पास वेबर आएगा, ठीक है, वेबर इसकी फ्लक्स की यूनिट होती है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मूले पे दिया हुआ है, बस ये आपको ध्यान रखना था कि ये प्लेन के साथ जो है वो परपेंडिकुलर बता रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए फिर डायमेंशनल फॉर्मूला से, चौथा क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, वो कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आप निकाल सकते हो, फोर्स = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 / R²। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, निकाल सकते हो, बड़ा इजी है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जो BA cos थीटा का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास B मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब 10-12, ठीक है। तो ये 10-21 सॉरी, ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्लास में कर चुके हैं आप। बी का फॉर्मूला हमारे पास F = QVB होता है, तो परपेंडिकुलर इंटीग्रल साइन थीटा आ जाएगा साथ में, तो इस बी का फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का F फोर्स / QV, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का पता होता है 80 होता है, वेलोसिटी का पता होता है, बी का निकल जाएगा, ठीक है।
तो हमारे पास बी की वैल्यू निकल जाएगी, एरिया एल स्क्वायर, फ्लक्स का निकाल सकते हो। हालांकि कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स का भी नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, हमारे पास एल होता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एल होता है। और ये हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो करंट है, फ्लक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। और यहाँ पे एल की वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स डिवाइड बाय आई, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो आप, बड़ा ही इजी है। फ्लक्स का अभी कैलकुलेट किया था, फ्लक्स का भी बताया था यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका आंसर कैलकुलेट करो तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आएगा। ये कहाँ से आएगा, ये बायोट-सावर्ट लॉ से आएगा। आपका B इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा मैंने इसको, ठीक है। तो ये आपकी इसकी यूनिट निकाल सकते हो, इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला से ये क्वेश्चन था भाई, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका देखिए कमाल ही कर दिया, डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट एंड मेजरमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए हमारे पास प्लेन एंगल, बोथ एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन भाई। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है प्लेन एंगल की यूनिट, ठीक है। सॉलिड एंगल की स्ट्रे रेडियन होती है, ठीक है, जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। डायमेंशन नहीं होता दोनों का, ठीक है। तो ये पी ऑप्शन आ जाएगा भाई। काफ़ी इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं, ईजी हो नहीं सकता, ठीक है। हाफ वे रेक्टिफिकेशन, देखिए एफिशिएंसी बता रखी है। एफिशिएंसी हाफ वे कितनी होती है आपका, हमारे पास 40.6% हो सकती है। एफिशिएंसी जो है वो फुल वे की कितनी होती है, हमारे पास 81.2% होती है। लेकिन ये आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट है, फ्रिक्वेंसी के सेंस में नहीं। फ्रिक्वेंसी कैसे रहेगी भी, फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, चाहे वो हाफ वे हो चाहे फुल वे हो। देखो ये एसी इनपुट किया, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये इनपुट था, ये आउटपुट है। आउटपुट क्या करेगा, स्टडी करेगा, बिल्कुल ऐसे। इसमें इस फेस में नेक्स्ट हाफ साइकिल में कुछ नहीं आएगा, आउटपुट फ्री आएगा। तो एक साइकिल तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ना, एक ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका, फिर नेक्स्ट ऑसिलेशन, ठीक है। तो यही आएगा आपका सेम टू सेम, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आपका 60 हर्ट्ज ही आएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस गिवन है, इसमें एलिमेंट एक्स बताना है, ठीक है। ये इक्वेशन है और ये शायद लास्ट ईयर क्योंकि सिलेबस से ये कटा हुआ था पोर्शन और ये चीज़ें इतनी नहीं कर रखी, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट एक्स बताना है। और ये ई प्लस क्या होता है, ये पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। और ये न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन मतलब एक आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, मतलब ये, लेकिन नेचर इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये एक इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, एक आपका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। तो 11 से कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो 11 से जैसे ही 10 होता है, ठीक है, तो इसका एलिमेंट का नेम बदल जाता है, एलिमेंट का नेम चेंज होता है। और एटॉमिक मास में जब पॉजिट्रॉन निकलता है, एटॉमिक मास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपका 22 रहता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा होता है, एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, आपका नियोन का होता है, और 10-22, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड रेडियस, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड रेडियस दी थी इसने, ठीक है, 1 mm, ठीक है। टर्न कितने रखे हैं, आपका n की वैल्यू यानी 100 टर्न पर यूनिट mm है, ठीक है, यानी पर यूनिट लेंथ आ गया, ठीक है। मतलब ये आपका n की वैल्यू है, ठीक है। करंट फ्लो थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, ठीक है। इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता, ठीक है। सेंटर ऑफ, देखिए ये आपका सोलेनॉइड है, ये आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड इस तरह से रहता है, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म रहती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है। कितनी रहती है वैल्यू सोलेनॉइड का, म्यू नॉट हमारे पास एन आई, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ये बायोट-सावर्ट से कर चुके हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। ये पुट कीजिए, एन की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू रखी है। इससे आसान क्वेश्चन होगा क्या, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ पर mm बता रहा है, मतलब 1 mm में कितना टर्न है, 100 है, ठीक है। और आपका 1 मीटर में कितने होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना,
1 mm में, ठीक है, अंडर टर्न है, तो 1000 mm में कितने होंगे, ठीक है, बस ये हमारे पास ये हो जाएगा 10⁵ ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट की वैल्यू ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास 10⁵ आ गया, करंट हमारे पास 1 एम्पियर आ गया, तो कितना आएगा 4 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू रख दी हमने, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास इंटू 10⁻⁻2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12.56 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो टेस्ला आएगा यूनिट। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन इसका मैच हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे आपके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन फिर आपका ऑप्टिक्स से आया हुआ है, कि कहाँ से आया हुआ है, ये ऑप्टिक्स से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या रखा है, बायो कन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों ही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो सेम है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, मतलब R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जैसे कि लेंस होता है, ये हमारे पास जैसे कि लेंस है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे पोल है, तो इस तरफ की मेजरमेंट, अगर इस तरफ से इंसिडेंट रे आ रही है तो इस तरफ की मेजरमेंट सारी पॉजिटिव, इस तरफ की मेजरमेंट नेगेटिव। इस तरह देखिए ये वाली फोकल लेंथ यूज़ होती है, तो इसको हम R1 बोलते हैं, R1, ठीक है, जो कि पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। और ये क्या है, ये हमारे पास R2 हुई, ठीक है, R2 क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो R2 हमारे पास नेगेटिव होगी, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। मीटर में कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है, हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो आपका मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका 1/f मीटर में होता है। तो 1/5 मीटर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई R2 की, -1/5 मीटर आ गया, ठीक है। पावर कैलकुलेट करनी है तो 1 लेंस मेकर फॉर्मूला होता है म्यू -1 आपका R1 -1/R2, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आता है। 1/f को क्या लिख सकता हूँ मैं, पावर लिख सकता हूँ, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, 1.5 माइनस से हो गया 0.5 बच गया, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। R1 की वैल्यू कितनी है 1/5 यानी ऊपर जाके 5 हो गया, माइनस इस फॉर्मूले के अनुसार और माइनस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो आपका 1/5, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, पावर आ गया हमारे पास 1/2 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक है, यानी हमारे पास 5 आया है, पॉजिटिव का आया है, ठीक है। पावर डायोप्टर में होती है, +5 डायोप्टर, ऑप्शन 4 रहने वाला है इसका। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है, ऑप्टिक्स से ही क्वेश्चन है। लाइट रे फॉल अंडरगोज ए सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू की वैल्यू दे दी इन्होंने, कितना म्यू 1 से 2 जाए तब है ये, ठीक है, कितना है √3 है, यानी sin I/sin R, ये कौन सा है, रिफ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास ही वैल्यू दे दी इन्होंने, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये गिर रही है, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। तो इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ। देन एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे, देखिए मीडियम फर्स्ट था, ये मीडियम सेकंड है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। बेसिक से करवा रहा हूँ, वैसे ब्रिजवेटर वाला है इससे, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बेसिक से करवा रहा हूँ। देखिए आई 60 डिग्री है, तो आर रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल वाला कितना हो गया 60 डिग्री, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये निकाल लेना है इससे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास √3 = हमारे पास साइन आई कितना है 60 डिग्री है, और साइन आर यानी रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हमारे पास कितना आएगा, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और ये √3 फिर डिवाइड में आ गया, कितना आ गया, ये हमारे पास 1/√2 यानी साइन रिफ्रैक्शन 1/√2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2
क्या है हमारे पास, मतलब साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, 30 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो ये एंगल कितना आया, 30 डिग्री। क्या कैलकुलेट करना है हमें, रिफ्रैक्टेड रे ये है और इसके बीच में एंगल, तो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो इसके बीच में हमें एंगल कैलकुलेट करना है ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये 30 हो गया, तो ये एंगल कितना बचेगा भाई, 60। ये 60 हो गया, तो ये एंगल कितना बचेगा भाई, 30। तो ये एंगल टोटल कितना आ गया, टोटल एंगल ये 90 डिग्री आ गया भाई, टोटल एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आपका आया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इनफाइनाइट इंटेंसिबल करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट कैंडिंग, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ बताता है कि इसमें जो आइडियल एक करंट सोर्स माना जाता है, उससे आपका, जैसे कि ये आपका एक लाइन है, इससे आपका ये डीएल लेंथ एलिमेंट हो गया, ठीक है, डीएल एक लेंथ हो गया, और ये आपका करंट एलिमेंट हो गया आइडियल, ठीक है। इसके कारण आर डिस्टेंस पे हम यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। तो पहली बात बिल्कुल सही है। बायोट-सावर्ट लॉ एनालॉगस टू कॉलम्स लॉ, ठीक है, स्क्वायर इनवर्स दोनों ही आपका, देखिए बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करें। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास अगर बात करें तो कितना आएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दोनों ही आर स्क्वायर के मछली, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स, बायोट-सावर्ट लॉ स्केलर सोर्स से, देखिए आइडियल तो होता है, ठीक है, किसमें, इसमें सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि मूव कर रहा होता है। और जो वेक्टर सोर्स Q वेक्टर होता ही नहीं है भाई, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मतलब स्केलर सोर्स होता है, ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वेक्टर सोर्स होता है, आइडियल वेक्टर होता है भाई, आइडियल ये वेक्टर होता है, और इसमें सोर्स होता है Q जो स्केलर होता है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है, ये टर्म गलत लिखी हुई है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें ऑप्शन आएगा थर्ड, ठीक है, आपका थर्ड नहीं आएगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनिशियल टेंशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल, ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग की इनिशियल टेंशन क्या करती है, डबल कर दी। तो इनिशियल एंड फाइनल स्पीड क्या होती है, स्पीड आपका टेंशन के रूट पे होती है भाई, ठीक है, ठीक है, म्यू होता है इसमें, ठीक है, डिवाइड बाय म्यू भी होता है। तो वेलोसिटी या स्पीड जो होती है वो टेंशन के रूट के आपका जो है प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले केस में क्या था, टेंशन ये था, दूसरे केस में ये v1 हो गया, दूसरे केस में v2 हो गया, इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, यानी 2 टेंशन को 2 टाइम कर दिया, तो ये आ गया। तो रेशो निकालना है, v1 डिवाइड बाय v2 क्या आ जाएगा हमारे पास, √t डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 इंटू √t लिख सकता हूँ इसको मैं, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1/√2 आ गया, ठीक है। तो 1/√2 यानी फोर्थ ऑप्शन रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यानी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये उसमें क्वेश्चन में करवाया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपके 3 डायग्राम हैं, ठीक है। इसमें बता रहा है कि आपका ABC पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 2 पीएन जंक्शन आर इक्वल, 2 पीएन जंक्शन में कौन से में पोटेंशियल ड्रॉप एक होगा, देखो ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये पी कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V क्या होगा आपका सेम हो जाएगा, क्योंकि देखो रिवर्स में पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो ज़्यादा होता है, और फॉरवर्ड बायस में V की वैल्यू थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और ये आपका नेगेटिव से पीड हो जाती है, ये आपका फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स बायस में है, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा V। इसमें देखिए N जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है, और आपका मतलब N नेगेटिव से कनेक्ट है तो फॉरवर्ड बायस हो गया ये, और ये आपका P जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। तो दोनों ही फॉरवर्ड बायस आपके ये, ठीक है। तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी आपका V सेम रहने वाला है, तो इसमें A और C दोनों में ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, क्योंकि एक बायसिंग में देखना है। N नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होना चाहिए आपका N नेगेटिव से, P पॉजिटिव से, ठीक है। दोनों एक ही बायसिंग में है वो देखना है आपको, ठीक है। तो वही पोटेंशियल आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है भाई, मैक्सिमम लोड, ठीक है, लिफ्ट का और पैसेंजर का
ठीक है। लिफ्ट का और पैसेंजर का आपका मैक्सिमम लोड कितना है वो इसमें गिवन है। ये देखिए, ये एक लिफ्ट मान लीजिए, ठीक है, और इसमें कुछ क्या है, पैसेंजर से भाई, यहाँ पे पैसेंजर से, ठीक है। इसका लोड कितना है, लोड कितना भाई, मास दे रखा है 200 kg। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स लगेगा हमारे पास, टोटल डाउनवर्ड फोर्स एफ डाउनवर्ड कितना लगेगा, mg आ जाएगा, कितना आएगा भाई 200 इंटू जी, ठीक है, जी इसमें गिवन है भाई 10 लेना है तो 10 ले लिया हमने, कितना आ गया 20,000 आ गया, 20,000 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। और क्या कह रहा है कि लिफ्ट इज मूव विद कांस्टेंट स्पीड अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी वेलोसिटी कितनी है 1.5 मीटर पर सेकंड दे रखा है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट, देखो ये ऊपर की तरफ मूव होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स लग गया हमारे पास, फोर्स डाउनवर्ड जो वेट की वजह से लग रहा है, मास की वजह से लग रहा है, प्लस फोर्स फ्रिक्शनल आ गया, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 20,000 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स 3,000, ठीक है, कितना आ गया 23,000 न्यूटन फोर्स लग गया डाउनवर्ड, ठीक है, टोटल डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड मास के लिए लिया था हमने, ठीक है। अब कहता है कि मैक्सिमम पावर डिलीवर, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू वी होता है। कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है, तो आपका 2300 एंड वी वेलोसिटी कितनी है 1.5 है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 34500, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये देखिए भाई, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये क्वेश्चंस कहाँ से आया हुआ भाई, ये क्वेश्चंस आपका फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया है, तो 5 क्वेश्चंस आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से आए हुए हैं। मैं पहले 4 बोल रहा था, 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या बता रहा है इसमें, पावर किलोवाट आवर में, तो देखो पावर दे रखी है, पावर कितना दे रखा है 100 किलोवाट आवर, मतलब किलो को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 वाट आ गया हमारे पास, लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 5 वाट, ठीक है, वाट को क्या लिख सकता हूँ जूल पर सेकंड, 10 की पावर 5 जूल पर सेकंड आ गया हमारे पास, ठीक है। ट्रांसमिटेड इन टाइम दे रखा है 1 हावर दे दिया, यहाँ पे जूल सेकंड में बदल दिया, तो फिर इसको क्या करेंगे 3600 सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी पूछ रखी इसमें, एनर्जी, तो आपका वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, मतलब आपका पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। 9th क्लास में करते हैं, 10th क्लास में करते हैं, ठीक है। तो इसमें वर्क या एनर्जी एक ही बात होती है, तो पावर इनटू टी, पावर हमारे पास कितना 10 की पावर 5, टी कितना है आपका 36 इंटू 10⁻², कितना आएगा 36 10⁻7। देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन सही आ रहा है। देखिए इससे आसान क्वेश्चंस हो नहीं सकते 10th क्लास के क्वेश्चन से आपके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। रेशियो ऑफ जायरेशन, ये आपका रोटेशनल मोशन से है, थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट द एक्सिस, ठीक है, ये डिस्क होती है, ठीक है, थिन यूनिफॉर्म, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² डिवाइड बाय 2 डिस्क का, ठीक है। इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है तब होता है ऐसा, और ये डायमीटर के अबाउट रोटेट हो रही है, जैसे कि इसकी डायमीटर की यहाँ से ऐसे रोटेट करनी है इसको, यहाँ से, तब कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका mr² डिवाइड बाय 4 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो पूछ रखा है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन को k से इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा इसमें I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, ठीक है, और रेडियस ऑफ जायरेशंस क्या आ जाएगा, I रूट के I क्या आ गया, तो K1 I1 K2 आपका I2 आ जाएगा। इनका रेशो निकालना है, रेशो निकालेंगे K1 डिवाइड बाय K2, क्या आएगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हमारे पास, फर्स्ट का देख लेते हैं, सारी वैल्यू रूट में है, सारी की सारी वैल्यू क्या है रूट में ही है, तो K1 की वैल्यू कितनी आएगी, K1 की वैल्यू आएगी हमारे पास ये रूट में m
आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, रूट में वैल्यू ये K1 की वैल्यू है। K2 की वैल्यू क्या रखेंगे? K2 की वैल्यू देखो, K2 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी I2 का, ठीक है, रूट, तो डिवाइड में है ये, तो क्या आएगा आपका एम आर स्क्वायर आपका रूट 4, ठीक है। तो हमारे पास एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर गया, ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, ये रूट में है तो हमारे पास क्या कितना आएगा, रूट 2/1, ठीक है, तो रूट 2/1 ये रेशियो आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, काफ़ी इजी पोर्शंस आपका था। मैंने सभी क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की, ठीक है, जो मेरे को जो अवेलेबल नहीं हो पाए क्वेश्चंस, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, वो आपको ऑफलाइन क्लासेस में आपको करवा दी जाएंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये नीट का एग्ज़ाम का जो लेवल है काफ़ी ईजी था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा। और इवन हमने जो क्लासरूम में, ठीक है, जो डिस्कशन किए हैं बोर्ड के क्लासरूम में, उससे अलग क्वेश्चंस नहीं है। जो +1 के स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जो मेरे से स्टडी की है उन्हीं को ये क्वेश्चंस करवाए हुए थे, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो +2 में थे वो भी ये कंफर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।